ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। 14 तारीख के दिन बात करें, होलिका का पर्व है। होली का पर्व है वास्तविक तौर पर जब आनंद से लोग देखा कि होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए, तो उस धूल में भगवान का स्मरण करते हुए उसी से होली खेली गई। और ये सुंदर पर्व है भारतीय संस्कृति का। गज केसरी योग बनकर निर्माण हो रहा है। यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तुला राशि वालों, तो आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ का योग बनता दिखाई दे, लेकिन ध्यान रखना खर्चे बढ़ सकते हैं। थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। ग्रह थोड़े से कहीं ना कहीं उन मामले में हल्के दिखाई देते हैं। इस दिन भगवान चंद्रमा का जन्म दिवस भी है, तो इस दिन भगवान का सुंदर रूप से उनको दूध से अर्घ देना चाहिए। भगवान चंद्रमा, भारतीय संस्कृति में देखिए सुंदर तिथि बताई गई है, चंद्र दर्शन कर कर उनका इस दिन विशेष तौर पर पूजन करना चाहिए। लेकिन लोग पता ही नहीं है, होली के रस में सब भूल जाते हैं। इस दिन होलिका का जो पर्व है भारतीय संस्कृति के दृष्टिकोण से बड़ा अद्भुत पर्व है। आजकल एंजाइटी, स्ट्रेस बहुत परेशानी लोगों को दे रहा है। और देखिए हमारे यहाँ क्या हो गया कि हमारे मनोमस्तिष्क पे ऐसा भाव डाल दिया गया है कि बेचारा गांव का आदमी जो मिट्टी से होली खेलता है तो हम कहते हैं अनकल्चर्ड, अनसोफिस्टिकेटेड बोलते हैं, अरे बड़े गंवार लोग हैं। आपको पता होना चाहिए शास्त्र के अंदर विष्णु धर्मोत्तर जो ग्रंथ है उसके अंदर एक वर्णन कहा गया अशोक व्रत। अशोक का मतलब है शोक को शमन करने का व्रत, और वो फागुन की इस पूर्णिमा को ही किया जाता है। कहा जाता है कि मिट्टी को पानी में घोलकर और उससे स्नान करना चाहिए। हम योग प्राकृतिक चिकित्सा का अस्पताल दिल्ली में चलाते हैं, और वहाँ पर जो एंजाइटी पेशेंट्स आते हैं, स्किन डिसीज वाले पेशेंट्स आते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार की बीमारी वाले पेशेंट आते हैं, उनको खूब अच्छे से मिट्टी से पोत कर गारे की तरह उसके शरीर पर लगा देते हैं और उनको धूप में बिठाते हैं अशोक के पेड़ के नीचे। एक तो उनका स्ट्रेस कम हो जाता है, और जब उसको अच्छे से प्रेशर वॉश कर देते हैं तो फिर पूछते हैं, अरे बिल्कुल ऐसी शीतलता शरीर में आ जाती है। तो ये प्राकृतिक चिकित्सा है जो योग के अंतर्गत। हमारे गाँव वाले आज भी उसको संजोए बैठे हुए हैं, लेकिन हम क्योंकि आज टाई लगाकर हम घूमते हैं तो हमको उसका महत्व ही नहीं मालूम है, तो हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। ले आते हैं अच्छे अच्छे बड़ी बड़ी कंपनी के सोफिस्टिकेटेड कलर्स, हर्बल कलर्स के नाम पर आज की तारीख में मार्केट का एक गिमिक तैयार हो गया है। लेकिन वास्तविक होली उस धूल से है। धुलेंडी जो है वो उसी धूल से बनी है जो राख को उड़ाकर, भस्म को उड़ाकर मनाई गई थी आनंद भाव से। वो वास्तविक तौर पर जीवनी शक्ति का संचार करने वाली है। उस तमाम जो राख है वो मिनरल प्रॉपर्टीज साथ में उसकी रहती हैं। जो आग लकड़ी जलती है उसके जो मिनरल्स हैं वो उसी राख में विद्यमान हो जाते हैं। तो राख जर्म्स को नहीं लाती है। आज की तारीख में जो पढ़े लिखे हम कॉन्वेंट एजुकेटेड लोग हो जाते हैं, कहते हैं अरे मिट्टी में जर्म्स होते हैं। मिट्टी में राख है भैया, वो राख जो है ना वो जर्म्स को नहीं, वो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए सुंदर रास्ता है। तो इसलिए अपनी संस्कृति को समझे। हमारी संस्कृति में जो भी विचारों ने बात बताई है, ऋषि मुनियों ने स्थिति बताई है, वो आज भी गांव में अनपढ़ गंवार आदमी उसको परंपरा को निभाया हुआ है। लेकिन हमारे जो लोग हैं उसको उस तरह से मॉडर्न वे से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमको लगता है कि नहीं हमारे जो पूर्वज थे वो उस लेवल के नहीं थे। अरे भैया हमसे ज़्यादा बुद्धिमान थे, आज के साइंटिस्टों से ज़्यादा बुद्धिमान थे। जो सोशल लेवल पर उन लोगों ने उन चीज़ों को एक कल्चर के तौर पे अडॉप्ट करा दिया, उस कल्चर में उसको मिश्रित कर दिया, शुगर कोटेड बना दिया। तो इसलिए उनको बुद्धिमान समझे कि उन्होंने सोशल लेवल पर उसको कल्चर लेवल पर, रूट लेवल पर किस प्रकार से उन व्यवस्थाओं को, उन वैज्ञानिक बातों को पहुंचा दिया है। और आज की तारीख में विदेश लोग हैं उसको समझ रहे हैं, लेकिन हम नहीं समझ रहे हैं उन चीज़ों को। तो समझेंगे तो अच्छा रहेगा। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से और समझें। होली का पर्व बहुत सुंदर पर्व है। होली खेलते हैं हम मित्रों के साथ। सबसे पहले होली भगवान के साथ खेलें, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इत्र, कोई भी इत्र लेकर भगवान के ऊपर उसको अर्पित। देखिए तुला राशि शुक्र की राशि है, शुक्र इन दिनों अस्त होने जा रहे हैं, तो उसकी ताकत बढ़ाने के तरीका क्या होगा? क्योंकि शत्रु पर विजय देने के लिए, परेशानियों को हल करने के लिए, रिपु भाव पर बीमारियों को दूर करने के लिए शुक्र का ताकत में रहना जरूरी है। तो इत्र से भगवान के साथ, चाहे वो इत्र चंदन का हो तो बहुत सुंदर है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इत्र के साथ भगवान के साथ खोलें, पुष्पों, सुगंधित पुष्पों के साथ भगवान से होली खेलें, फिर मित्रों के साथ होली खेलें, तो वो होली हुई बड़े आनंद देने वाली होगी, आपके शुक्र की शक्ति को बढ़ाने वाली भी रहेगी। एक साथ साथ और भी परिवर्तन होने के योग हैं। ये दिन बड़ा खास है, पूर्णिमा का योग लेकर आया है। तो खासतौर पर तुला राशि वालों ये परिवर्तन का योग आ रहा है। इस दिन संक्रांति भी है। इस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सूर्य महाराज आपके 6ठे भाव में चले जाएंगे, 1 महीना ही विराजमान करेंगे।
तो ऐसे में जो मीन संक्रांति होने जा रही है तुला राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है, अननेसेसरी का थोड़ा सा ध्यान, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। अननेसेसरी की एंजाइटी बढ़ाने वाला रहेगा ये योग। ये स्ट्रेस को दूर करने के लिए जैसा हमने उपाय बताए वो अवश्य कीजिएगा। थोड़ा सा होली का आनंद लेते हुए कोशिश करें, थोड़ा सा मिट्टी का मर्दन भी अपने शरीर पर करने का प्रयास करें, और थोड़े शारीरिक तौर पर व्याधि उत्पन्न करने के लिए ग्रह नक्षत्र योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। अननेसेसरी के जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स की परेशानी है थोड़ी सी, जो बाजार में यदि व्यवसायी हैं तो उनके कारण से ये सूर्य का ये परिवर्तन राहु के साथ विराजमान होकर शुक्र को और बुध को जो अस्त करने का योग बन रहा है, एक साथ चौकड़ी लग गई है आपके छठे भाव में इन ग्रहों की, ये इस महीने में थोड़ी उठापटक करने के योग बना सकती है। ये थोड़ी सी आपके लिए विप्लवकारी योग बना सकती है। ये स्थिति हो सकती है आपके लिए थोड़ी सी हिंड्रेंसेस उत्पन्न करने के योग बनाए। तो स्वास्थ्य का ध्यान रख लें, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ी प्रकृति की तरफ आने का प्रयास करें। हाथ पैरों की कमजोरी शिकायत परेशान कर सकती है, स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो कोशिश करें अच्छे मल्टीविटामिन जो है उनको शरीर में लेने का प्रयास करें। दही का सेवन अपने शरीर में ज़्यादा बढ़ा दीजिए, दही के सेवन से थोड़ा सा ताज़ा दही लेंगे तो वो अच्छा रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए भगवान सूर्य को दही से अर्घ देने का प्रयास करें। स्टील का बर्तन या चांदी का बर्तन या लेकर उसमें थोड़ा सा दही युक्त दूध जल से आप भगवान सूर्य को नित्य प्रति जल दें। ओम घृणी सूर्य आदित्य आय नमः इस मंत्र का जप करते हुए सूर्य आपको बल देंगे और आपकी नेगेटिव एनर्जी जो सूर्य के कारण से खराब हो रही है उसके ठीक करने का रास्ता आपको बन सकता है। ध्यान रखिएगा एक बात का और, ऐसे में बहुत सारे कुछ डिसीजन जो होने वाले हैं उनमें बहुत शांति के साथ, एकदम एग्रेसिव होकर ना करें, एकदम ऐसा ना करें मुझे कुछ नहीं चाहिए, गुस्से में आके काम ना करें। शांति से हर चीज़ों को विचार करके करने का प्रयास करें, क्योंकि शुक्र बुध और राहु सूर्य की युति कहीं भी ठीक नहीं दिखाई देती। 4 ग्रहों की युति छठे भाव में बैठकर आपके लिए कहीं ना कहीं विप्लवकारी स्थिति उत्पन्न कर सकती है। 15 तारीख की बात करें तो शनिवार का अवसर, इस दिन प्रतिपदा है, चैत्र का प्रतिपदा योग बन रहा है शुक्ल कृष्ण पक्ष की, और इस दिन बुद्ध महाराज वक्री होने जा रहे हैं। सीधी ग्रह चलते हुए थोड़े से बुद्ध वक्री होंगे, और ये बुद्ध का वक्री होना आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा है। जो चीज़ें आपके मनोमस्तिष्क से थोड़ी सी ऐसी हो रही थी कि आप उनको छोड़ रहे थे, जानबूझकर आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे थे, वो चीज़ें आपके कंट्रोल में लाने की स्थिति बुद्ध उत्पन्न कर सकता है। ये ऐसी स्थिति, ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, ये बुद्ध का वक्री होना आपके लिए अच्छा है। और ये आपके लिए ग्रह योग के दृष्टिकोण से 12:16 पर बुध वक्री होंगे, और जो छठे भाव में चलते हुए बुध का वक्री होना जो चीज़ें आपके नेगेटिव हो रही थी उनमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव लेने के योग बनाएगा। शनि महाराज हैं, शनि इन दिनों चल रहे हैं अस्त, और बहुत जल्दी परिवर्तन कर वो भी आपके यहाँ पर ही छठे भाव में अपना डेरा जमाने वाले हैं। तो यहाँ पर जो योग बनने वाला है वो एक और स्थिति पंच जो आने की स्थिति बहुत जल्दी बनाएंगे। तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, थोड़ी हिम्मत जागेगी और पॉजिटिविटी सही दिशा में जाने के योग बन सकते हैं। शनि भी अनुकूल होंगे आपके इसके द्वारा। 16 तारीख रविवार का अवसर, द्वितीया तिथि है, और इस दिन एक ग्रह और परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। राहु महाराज अपनी वक्र गति पर चलते हुए पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में विराजमान हो जाएंगे। चतुर्थ चरण में विराजमान होने के कारण से बृहस्पति के नक्षत्र में चलते हुए ये राहु महाराज जो हैं वो आपके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं द्वंद्व उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं। धर्म से दूर मत होइएगा। राहु एक बृहस्पति के साथ जन नक्षत्र में आके आपको कहीं ना कहीं सही दिशा से विमुख कर सकता है। सही दिशा गुरु के सानिध्य में प्राप्त हो सकती है, धर्म से प्राप्त हो सकती है, अध्यात्म से प्राप्त हो सकती है। और राहु यहाँ कुसंगति में है इस वक्त, शुक्र के साथ बुध के साथ जिस प्रकार से सूर्य के साथ विराजमान हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं कुसंगति में है। तो बृहस्पति के नक्षत्र में जो आ रहा है उसको थोड़ी सी शक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो थोड़ा सा एक काम करें, गुरु का सानिध्य प्राप्त करने का प्रयास करें, गुरु पूजा नित्य प्रति करने का प्रयास करें, पीली चीज़ों का दान करने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा योग बनाएगा। थोड़ा यज्ञ का सहारा लें। आश्रम पे विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन यज्ञ रहेगा बड़ा, रविवार को नवग्रह शांति महायज्ञ भी रहेगा। तो आप भी सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 11 बजे तक इस कार्यक्रम में अवश्य सानिध्य लें। आपकी भगवान की कृपा से कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 17 तारीख सोमवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है इस दिन, और परिवर्तन की तरफ ग्रह योग बन रहे हैं, और आपकी राशि में ही चंद्रमा प्रवेश करने जा रहे हैं सुबह रात्रि में 1:15 पर। ये आपके लिए नया उत्साह वर्धन करेगा। इन सब ग्रहों स्थिति खराब में भी ये परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। बुध इस दिन होने जा रहे हैं अस्त, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। बुध जो आपकी चीज हाथ से चीजों को निकाल रहा था, या मैं कहूंगा आप स्वयं ही अपने हिस्से को छोड़ते दिखाई दे रहे थे। बुध के अस्त होने से वो कम से कम ये स्थिति होगी कि बुद्धि जो है, जो नेगेटिव तरफ चल रही थी, थोड़ी सी भाग रही थी स्थितियों से, वो कम से कम नेगेटिव होने से बच जाएगी। ये स्थिति आपके लिए अच्छा है। ऐसे में भगवान शंकर का थोड़ा सा दही से अभिषेक करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा दिखाई देता है।
थोड़ा कपूर से भगवान की आरती करें, कपूर घर में नित्य प्रति चलाएं। ये बुद्धि की नेगेटिव शक्ति को पॉजिटिव करने के लिए रास्ता देगा। सोमवार का अवसर है और भगवान शंकर की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, इसे आरती करें। भगवान को पीले पुष्प अर्पित करें, गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। 18 तारीख मंगलवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो योग बन रहा है वो आपके लिए पॉजिटिव तरफ आपको दिखाई दे रहा है। चीज़ों की पॉजिटिव इंट्यूशन, मनोमस्तिष्क में विचार पॉजिटिव लाने के योग बनाता दिखाई देगा। थोड़ा मंगल को शक्ति दें, हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर चूरमे का भोग लगाएं, कल्याण होगा। 19 तारीख बुधवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है और इस दिन शुक्र ग्रह भी अस्त होने की तरफ जा रहे हैं। बुध चंद्रमा परिवर्तन होकर गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। यह आपके लिए अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं स्थितियों में लाभ होगा, आशीर्वाद से विवाह बनने के योग बन सकते हैं। बड़े बूढ़ों, बुजुर्गों, टीचरों का, गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर काम करने का प्रयास करें, चीज़ें आपकी अच्छी हो सकती हैं। शुक्र का अस्त होना, ये ध्यान रखिएगा, मुकदमे इत्यादि में कहीं कॉन्फ्लिक्ट इत्यादि चल रहे हैं तो उसमें जहां उम्मीद थी आपको लाभ होने की, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ सकती है। इसलिए थोड़ा सा बुद्धि का सहयोग लेने का प्रयास करें। ऐसे में अच्छा होगा कि आप श्री गणेश की वंदना करें, गणेश जी का स्तवन करें, गणेश जी का पूजन करें और श्री पंचमी इस दिन भगवान कृष्ण का स्मरण करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मे प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जप करें, भगवान को पीले पुष्प अर्पित करें, भगवान का शंखनाद करें, उससे भी शुक्र की शक्तियों को बढ़ाने का रास्ता प्राप्त होगा आपके लिए। 20 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से गजकेसरी का योग जो बना है वो कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव रास्तों को दिखाने के योग बना सकता है। तो ज्योतिष की ग्रह गणना आपने समझी और दिन पर दिन किस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा वो हमने आपके समक्ष आपकी राशि के अनुसार से पूरा विवेचना उपस्थित करी और उसके अनुसार से आप उसका लाभ उठाने का प्रयास अवश्य कीजिए। लेकिन ये ओवरऑल जो ग्रहों की गणना है, वास्तविक तौर पर ये समझें कि ये ग्रहों की गणना जो है हर व्यक्ति पर अलग प्रभाव उत्पन्न करती है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से यदि हम समझें कि आपकी जो राशि है वो एक विशेष तौर पर तो 2.5 दिन में एक बार बदलती है, लेकिन हर घंटे 2 घंटे में लग्न बदल जाती है। लेकिन ये ज्योतिष की विवेचना का अवसर है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से हमें देखने पड़ता है कि कौन सी कुंडली ज़्यादा प्रभावी हो रही है, लग्न कुंडली, सूर्य कुंडली। ज्योतिष के दृष्टिकोण से केवल एक ही चार्ट नहीं है कि जिसको हम कहें कि भाई इसी के द्वारा सब कुछ निर्धारित हो जाता है। हजारों प्रकार के चार्ट बनते हैं। ये ज्योतिषी अपने अनुभव से वो व्यक्ति को देखकर बताता है कि आपकी जन्मपत्री के अनुसार से आपके कौन से लग्न, कौन से ग्रह, कौन से अनुसार किस प्रकार से योग बनाने वाले हैं। चाहे वो आत्मकारक ग्रह कौन सा है आपकी कुंडली में, अमात्य कारक ग्रह कौन सा है, कारकांश ग्रह किस प्रकार से कारक ग्रह कर रहा है, लग्न पद, उपपद, यानी ज्योतिष के अंदर माइन्यूटली अगर डिस्कस करने का हम प्रयास करें तो इतना ज़्यादा वृहद वर्णन ज्योतिष का शास्त्रों के अंतर से किया गया है। लेकिन हम जो जनरल तौर पर हम बात कर रहे होते हैं तो हमको केवल एक ही जन्मांगम चार्ट ही दिखता है, लेकिन उसके अनुसार से चंद्र कुंडली साइड में बनी होती है जिसको राशि के अनुसार से बनाया जाता है और राशि के अनुसार से हम आपके समक्ष वार्तालाप उपस्थित करते हैं। तो आपकी लग्न कौन सी है, आपकी राशि कौन सी है, उसके अनुसार से यदि आप दोनों चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो आपको बिल्कुल सही रूप समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन में घटनाएं कम से कम गोचर के दृष्टिकोण से तो आप समझ ही सकते हैं। गोचर का मतलब है आज की तारीख में ग्रह कहाँ किस प्रकार से चल रहे हैं और वो हम उनको राशि के अनुसार से बांटकर, लग्न के अनुसार से बांटकर हम प्रत्यक्ष रूप से समझ सकते हैं कि गणनाएं किस प्रकार से जा रही हैं। फिर ये एक अलग विषय बन जाता है कि आपकी कुंडली में कौन से योग हैं, आपकी कुंडली में दशाएं किस प्रकार की हैं, आपकी कुंडली में जो ग्रहों की अवस्था है वो कितने ताकत में बैठी हैं या निस्तेज होकर बैठे हैं, जो ग्रह बैठे हुए हैं उनका प्रभाव कितना होगा। व्यक्ति अच्छा हट्टा कट्टा दिखाई दे रहा है, क्या वास्तविक तौर पे उसके अंदर वो ग्रह में ताकत है। आपका ग्रह उच्च का दिख रहा है लेकिन नवांश में जाकर कमजोर हो गया, शीर्णस्थ हो गया, या कुंडली में ताकत में ग्रह नहीं दिख रहा है लेकिन नवांश में जाकर षोडश वर्ग के अंदर जाकर अच्छे से ताकत में आ गया है, तो वो ग्रहों की स्थिति को पूरी तरह से बदल सकता है। फिर ग्रहों की स्थिति ये भी समझने की आवश्यकता है कि किस अवस्था में वो ग्रह हैं, आपकी जन्मपत्री में जो ग्रह है। एक बड़ा विशेष विवेचना है वो हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। हमारे पिताजी के पास एक बहुत कभी कभी ऐसे केस आते हैं। एक व्यक्ति आया जन्मपत्री दिखाने के लिए और जन्मपत्री देखने के बाद उसकी कुंडली में मृत्यु योग लिखा हुआ था और वो आया भी उसी कारण से था कि किसी ज्योतिषी ने उसको बताया था कि तेरी कुंडली में मृत्यु योग है और इस दिन तेरी मृत्यु निश्चित है, हो जाएगी। जब वो पिताजी के पास जन्मपत्री दिखाने आया, हम लोग बहुत छोटे थे और हम लोगों ने उस वक्त देखा तो मृत्यु योग साफ साफ बना हुआ है। लेकिन पिताजी ने उसको एक बात विशेष तौर पर बताई कि तेरी मृत्यु होगी भी और तू जिंदा भी रहेगा।
वो व्यक्ति बड़ा आश्चर्य में कहा कि महाराज आप क्या कह रहे हैं कि मृत्यु होगी भी, जिंदा रहेगा? तो पिताजी ने कहा कि देख, तेरी कुंडली के अंदर जो योग है वो विशेष तौर पर मृत्यु कारक योग तो है, लेकिन जो ग्रह है वो सपनादि अवस्था में है। यानी जो ग्रह की अवस्था है वो स्वप्न में है, ग्रह जागृत अवस्था में नहीं है। स्वप्न में अवस्था है तो तेरी मृत्यु सपने में लिखी है, प्रत्यक्ष मृत्यु नहीं लिखी तेरी। और कालांतर में वो समय घटा और जब सामने आया तो व्यक्ति जीवित रहा, मृत्यु हुई, लेकिन सपने में कभी देखते हैं। लेकिन आप सपने में यदि कोई अनुभव करते हैं, कभी किसी का एक्सीडेंट होता हो सपने में देखता है, या कोई राज्याभिषेक होता देखता है, तो सब सोचे कि मनोभाव उसी प्रकार का होता है कि उतनी प्रसन्नता प्राप्त हो रही होती है कि ये गाड़ी में घूम रहा हूँ, ये कुछ हो रहा है, चोट लगती है तो वैसे ही लगता है कि यार लग गई लग गई लग गई। तो वो स्थिति समझे, यानी वो ग्रहों की अवस्था किस प्रकार से है। यानी ज्योतिष विज्ञान ने एक एक चीज को बड़े सुंदर रूप से अनुसंधान करके समझ के उन विवेचनाओं को उपस्थित किया है। लेकिन आज बहुत सारे लोग ज्योतिष के दृष्टिकोण से ज्योतिष में विवेचना करते हैं, 1 महीने का कोर्स, 2 महीने का कोर्स, न्यूमरोलॉजी का कोर्स, और न्यूमरोलॉजी से ही लोगों के केवल नंबर को देख के ही बहुत सारी चीजें बताने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, देखिए विज्ञान का भाग है ज्योतिष के अंतर्गत, लेकिन वो छोटे छोटे भाग हैं, लेकिन उससे ही लोगों को मतिभ्रम उत्पन्न करने के बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं। तो ये इसको अच्छे से समझें, ज्योतिष विज्ञान वो विज्ञान है जो प्रत्यक्ष रूप से चमत्कार दिखा सकता है। हजारों लोगों के जीवन में उस चमत्कार को लोगों ने अनुभव किया है। बड़े बड़े विरले उद्भट प्रकार के विद्वान लोगों के जीवन में कभी ना कभी टकराए होंगे। तो इसलिए ज्योतिष का विज्ञान को अच्छे से समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। ये हमने जो विवेचना ग्रहों की गणना आपके समक्ष उपस्थित करी, तो ये इस प्रकार से है कि आप उसके चीज़ों को समझकर, अभी जो ग्रहों की स्थिति चल रही है इस वक्त ओवरऑल, तो आपने डेट वाइज तो समझा, लेकिन जो ये मार्च का मध्यकाल है ये बहुत विशेष रख रहा है संबंध। सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे, कई उत्सव आएंगे, होलाष्टक चल ही रहे हैं, होली भी आने वाली है, उसके बाद संवत परिवर्तन का योग बनने वाला है। शनि महाराज सबसे महत्वपूर्ण है जो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और ये सारे के सारे परिवर्तन बड़े विशेष प्रभाव उत्पन्न करने वाले होंगे इन सब ग्रहों की गणना के अनुसार से। क्योंकि इस वक्त जैसे सूर्य मीन राशि में प्रवेश करने की योग बना रहे हैं, इसके साथ साथ शुक्र अस्त होने जा रहे हैं, और साथ साथ वक्री भाव में भी ग्रहों की स्थिति बनेगी, बुध वक्री होने जा रहे हैं, और साथ साथ हम देखें कि राहु महाराज भी अपने ग्रह को परिवर्तन करने के जा रहे हैं, बुध अस्त होने के योग बना रहे हैं। और साथ साथ इन सब परिवर्तनों का प्रभाव बड़ा महत्वपूर्ण पड़ता है, इन सबको अच्छे से समझने की आवश्यकता है। और ऐसे में यदि हम देखें कि शनि के परिवर्तन से पहले पहले बुध भी अस्त होने जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं वातावरण के लिए थोड़ा सा कष्टकारी योग बना सकता है, भूस्खलन के योग बन सकते हैं, कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं के योग बनते दिखाई देंगे इन सब ग्रहों के परिवर्तन के साथ साथ। और बुध अस्त होने के कारण से कई राशि विशेष में कई सारी समस्याएं उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। चीज़ों को बुध जो है वैसे ही कम से क्षीणस्थ अवस्था में चल रहे हैं और अस्त हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं सही ज्ञान में सही समय पर सही रास्ते को अपनाने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। तो जो जो उपाय आपको बताए हैं उनको सही से करने का प्रयास करें, और इसके साथ साथ अपनी मूल जन्मपत्री को अवश्य समझाकर, अच्छे योग्य ज्योतिषियों को दिखाकर उनसे विवेचना समय समय पर करती रहनी चाहिए। जिससे क्या होता है कि हमें काल को, समय को, हमें विशेष तौर पर समय को समझने में सहायता मिल जाती है, और समय को समझ जाते हैं तो आने वाले भविष्य को देखकर, बहुत सारी चीज़ों को समझकर, पूर्वाभास लेकर हम उन जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं, आने वाले सुख को आनंद के साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को समय समय पर समझते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और तथाकथित तौर पर हम आपके साथ तो वो लगातार जुड़े ही रहते हैं। आपके साथ प्रश्नों के समाधान भी व्हाट्सएप के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। और अब तो हमने एक विशेष व्यवस्था बनाई है कि आश्रम पर हर पहले रविवार को एक विशेष तौर पर सेशन रखते हैं कि जिसके अंदर लोग आकर प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं। और उसमें हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो फीस वगैरह देने में दिक्कत करते हैं। देखिए, आश्रम है, व्यवस्थाएं भी चलानी है, फीस रखनी जरूरी है, लेकिन जो लोग आश्रम के साथ बिल्कुल आप व्यवस्था में, यज्ञ में आना चाहते हैं, नहीं कोई है अभाव है भगवान की समस्या के कारण से, जीवन समस्या के कारण से, तो हम उसके लिए एक कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं। हर रविवार को विशेष तौर पर कार्यक्रम रहेगा, पहले रविवार को, महीने के पहले रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 11 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। उसमें आप आकर डायरेक्टली हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, और आपके प्रश्न जो भी हों हम प्रयास करेंगे माँ भगवती की कृपा से उनका निदान अवश्य आपको दे। भगवान की कृपा से आपके कष्ट दूर होने के कोई ना कोई योग बने। और हमारा संस्थान दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है, आप वहाँ पर आकर स्वयं मिल सकते हैं। हाँ, फ़ोन पे बहुत सारे लोग बात करना चाहते हैं। देखिए, फ़ोन पे तो बात करनी इतने सारे लोगों से बड़ी मुश्किल होती है। बहुत सारे टीवी चैनल्स वगैरह पे लगातार बहुत सारे कार्यक्रम और जुड़े रहते हैं, तो इतनी ज़्यादा फ़ोन पे बात नहीं हो पाती है।
तो आप कोशिश ये करें स्वयं हर रविवार को विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली जमुना पार लक्ष्मी नगर क्षेत्र में, ये बहुत बड़ा पुराना आश्रम है और हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा स्थापित किया गया ये शोध संस्थान, यहाँ नित्य प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ होता है। आप उसमें आए, आप देखिएगा, अब माँ भगवती के कृपा से बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह जो मुल्तान से 1947 में आया वो भी यहाँ प्रतिष्ठित है, यज्ञ में भी भाग ले सकते हैं। भंडारे की सुंदर व्यवस्था रहती है, गौशाला है, सबके आप लाभ लें, आपके जीवन में कल्याण होगा, परिवर्तन का योग बनेगा। माँ भगवती कृपा से कष्ट दूर होंगे। धन्यवाद।